मेरे बच्चों, जैसा कि हमने यस्टरडे अपने लेक्चर को ख़त्म किया था इनडायरेक्ट मेथड और अलाउंस मेथड पर, जिसमें हमने ये सीखा कि ईयर एंड पर हम नेक्स्ट ईयर में होने वाले लॉस का अंदाज़ा लगाएंगे। और आज की क्लास में मैं चाहूँगा कि हम वो अंदाज़ा लगाने के जो तरीके, अंदाज़ा लगाने के जो हमें अंदाज कह लीजिए, वे कह लीजिए, अप्रोच कह लीजिए। अकाउंटिंग में हमें दो अप्रोचेस बताई फ्यूचर के नुकसान को कैलकुलेट करने के लिए, और वो दो अप्रोचेस क्या हैं वो आपके सामने है मेरे बच्चों। द मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एस्टिमेटिंग द क्रेडिट लॉस, दैट इज बैड डेट, इज, पहले अप्रोच का नाम है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और दूसरी अप्रोच का नाम है बैलेंस शीट अप्रोच। चलिए जी, मैं ही पढ़ लेता हूँ, मेरा ख्याल है आप लोगों को तकलीफ नहीं देते, लेकिन आप अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस कर सकते हैं। whenever you feel there is a difficulty, तो आप अपना क्वेश्चन जो है वो प्लेस कीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम इस साल, इस पूरे साल जो हमने उधार पर माल बेचा, उसकी बुनियाद पर, उसकी बेसिस पर अगले साल में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाते हैं। ये एक तरीकाकार है जो आपको सिखाया जा रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस इनकम स्टेटमेंट अप्रोच फॉलो करता है या बैलेंस शीट अप्रोच, ये हम आने वाले वक्तों में देखेंगे और सीखेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि क्या सिर्फ एक ही अंदाज है फ्यूचर के नुकसान को कैलकुलेट करने का, कंप्यूट करने का? नहीं, दूसरे अंदाज का नाम है बैलेंस शीट अप्रोच। इस तरीके में साल के आखिरी दिन जो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस रह जाता है, आप देख सकते हैं, मैं पूरी लाइनें नहीं पढ़ रहा भाई, पूरी लाइनें तो आप पढ़ सकते हैं माशाल्लाह। इस तरीके में नुकसान का अंदाजा लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी हम अपने तजर्बे को देखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं, और फिर हम साल के आखिरी दिन जितने पैसे रह जाते हैं, कहाँ रह जाते हैं? अकाउंट रिसीवेबल में। यानी अगर हमारे पास पूरे साल में अकाउंट रिसीवेबल 5 लाख रुपए आया था और उसमें से 3 लाख रुपए हमने कलेक्ट कर लिए, दैट मीन्स 2 लाख रुपीज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड। तो अब हम ये 2 लाख रुपए कब रिसीव करेंगे? इन द नेक्स्ट ईयर। और अकाउंटिंग कह रही है कि अगर तुम्हें लगता है कि इस 2 लाख रुपए में से कुछ नहीं मिलेगा, तो it is recommended that you should record that loss which have not yet been incurred in your books right now। मेरे बच्चों, नुकसान नहीं हुआ और रिकॉर्ड करने को कह रही है अकाउंटिंग। सर ये क्या बात हुई, नुकसान हुआ नहीं और पहले से रिकॉर्ड कर लो? तो वो तो मैंने कल आपको समझाया ना कि अच्छा है, पहले से नुकसान के लिए तैयार होंगे तो हमें हार्ट अटैक की शिद्दत कम महसूस होगी। लेकिन बात यह है कि सर अभी कोई चीज नुकसान हुआ ही नहीं है, तो ये तो गलत बात नहीं है कि अभी अभी ट्रांजैक्शन हुई नहीं है और हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग ने इस बात के लिए, यानी इस पूरे, ये तो 2 अंदाज बताए ना मैंने। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच एक अंदाज है जिसमें हम इस साल उधार पर जितना भी सामान बेचा उसमें से क्या क्या लेस कर लेंगे, सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट, तो हमें क्या पता चल जाएगी, नेट क्रेडिट सेल। इस पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज लगाएंगे, वो परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी हमेशा आपके लेवल पर। बैचलर्स के लेवल पर वो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने को नहीं कहेगा, वो परसेंटेज आपको खुद बताएगा कि भाई 5% ऑफ द नेट क्रेडिट सेल is possible, is probably not collected in future। तो इसका मतलब है कि आपको वो खुद बता रहा है कि 5% नेट क्रेडिट सेल का हमें नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। इसी तरह वो कह सकता है 5% ऑफ ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस will probably convert into bad debt। 5% अकाउंट रिसीवेबल के अमाउंट का बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नहीं मिलेगा।
अंदाजे लगाए जा रहे हैं दोनों में, लेकिन अंदाजा लगाते हुए एक में अंदाजा लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईयर्स नेट क्रेडिट सेल, और एक में अंदाजा लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईयर्स अकाउंट रिसीवेबल ईयर एंड बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? अकाउंट रिसीवेबल ईयर एंड बैलेंस। नेट क्रेडिट सेल किसी एक दिन की नहीं होती, नेट क्रेडिट सेल पूरे साल होती है। पूरे साल आप सामान बेचते हो, सही है, और फिर साल के आखिर में आप क्या करते हो, पूरे साल जितना माल उधार पर बेचा उसमें से आप सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट लेस करके जो आपके पास बच जाता है आप उसे कह देते हो वो नेट क्रेडिट सेल है, और उस पर एक परसेंटेज आप अप्लाई करके आप फ्यूचर के नुकसान का तयन करते हो, अंदाजा लगाते हो। इसी तरह बैलेंस शीट अप्रोच में अकाउंट रिसीवेबल ईयर एंड के बैलेंस पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है आप वो अप्लाई करते हो और फ्यूचर के नुकसान का अंदाजा लगाते हो। अब जो सवाल मेरा था वो वहीं रह गया था, मैंने सवाल को छोड़ दिया था जानबूझ के कि आपका जहन थोड़ा सा आपको परेशान करता है कि भाई नुकसान हुआ नहीं है तो अभी रिकॉर्ड करने की तुक समझ में नहीं आ रही मुझे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इस तरह तो हम बिजनेस से होने वाला जो लॉस होता है वो भी पहले से रिकॉर्ड करके बैठ जाएं। तो बात यह है कि ये क्योंकि जब हमने इन लोगों को इस साल सामान बेचा है, मैं कॉन्सेप्ट का जवाब दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ अंग्रेजी में सब लिखा है, अभी पढ़वाऊंगा आपसे या खुद पढ़ूंगा। जब हमने ये सामान इस साल बेचा है और हमें इसी साल पैसे लेने थे, और अगर हमें नहीं मिले तो हमने इस पैसे को इस साल रेवेन्यू भी तो कहा होगा, सामान बेचा होगा तो सामान बेचते हुए उसे अपनी किस तौर पे रिकॉर्ड किया होगा, उसे इस साल की क्या कहा होगा, बोलो, उसे इस साल की सेल। क्या माना होगा, सेल कहा होगा, उसे इस साल की इनकम कहा होगा, उसे इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया होगा। यानी हमने अगर 10 लाख रुपए का पूरे साल में माल बेचा था तो हम 10 लाख रुपए को अपनी इनकम कह चुके हैं। तो अब अगर उस 10 लाख रुपए में से मुझे लगता है कि मुझे 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो जब इनकम इस साल रिकॉर्ड हुई तो नुकसान भी फिर असूलन इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। नहीं समझ आया सर? नुकसान हुआ नहीं है तो सर ये क्यों कह रहे हैं आप इनकम इस साल रिकॉर्ड हुई तो इसी साल नुकसान रिकॉर्ड हो? क्योंकि अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिसका मैचिंग नाम है प्रिंसिपल। एक्सीलेंट, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग मैचिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि आप अपने रेवेन्यूज को, आप अपनी इनकम को मैच करो उस साल के एक्सपेंस से। अब अगर कोई कहता है सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, तो मैं बड़े सिंपल सेंटेंसेस में उसे याद दिलाता हूँ। अरे भाई, जब तुम 30 रुपए का सामान खरीद के लाते हो और उसे 100 रुपए में बेचते हो, सामान 30 रुपए में खरीदा और उसे 100 रुपए में बेचा, तो तुम 100 से 30 को मैच करके मालूम करते हो ना कि प्रॉफिट तुम्हें 70 रुपए हुआ। फिर उस 70 रुपए में से भी तुम क्या करते हो, दुकान का किराया निकालते हो, मुलाजमीन की तनख्वाह निकालते हो, बिजली का बिल निकालते हो, और फिर कहते हो फाइनली मेरे पास 20 रुपए बचे, तो वो 20 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट है। तो तुमने क्या किया, पूरे साल जो तुमने 30 रुपए में सामान खरीदा जिसे तुमने 100 रुपए में बेचा, उससे तुमने डिफरेंस निकाला, यानी तुमने मैच किया ना कि भाई आखिर मैंने 100 रुपए कमाए कैसे, मैंने 100 रुपए कमाने के लिए 30 रुपए खर्चा किया। अच्छा, बस 30 रुपए खर्चा किया? नहीं भाई, 30 रुपए तो सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने पे खर्चा किया था, फिर उसे बेचा 100 रुपए में, तो 70 रुपए तो मैंने खरीदने और बेचने में ही कमा लिए। लेकिन उस प्रोडक्ट को दुकान में रखा, दुकान का किराया दिया, बिजली का बिल दिया, अपने सेलमैन को सैलरी दी, तो ये सारे खर्चे भी माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा चलें बैलेंस शीट के बारे में बिल्कुल अभी बोल देते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अकाउंटिंग कह रही है कि जो जिस साल का खर्चा हो उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं एक आखिरी बार ये दोनों बातों को रिपीट करके आगे बढ़ता हूँ, और मेरा जाती ख्याल है कि मैं इस बार जब अब रिपीट करूंगा तो मैं इस बार इनके नाम, ये जो नाम है इनके नाम के मुताबिक इन्हें एक्सप्लेन कर दूं ताकि थोड़ा सा आप और क्लियर हो जाएं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्रेडिट सेल या सेल आमतौर पे क्या होती है, इसकी नेचर? इनकम। इनकम होती है। और ये कौन से स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट। साइंस का स्टूडेंट कहता है सर मुझे तो पता ही नहीं है इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, तो हम कहते हैं भाई तुम्हें ज्यादा पता करने की जरूरत भी नहीं है, बस यूं समझ लो कि अकाउंटिंग में जो 5 हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, उसमें से 2 हेड्स आपस में लड़ते और मरते हैं। और वो कहाँ लड़ते और मरते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस की एक्टिविटीज से होने वाला प्रॉफिट या लॉस बताता है। तो मेरे बच्चों, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, क्योंकि
बैड डेट्स का अंदाजा लगाती है नेट क्रेडिट सेल पर, इसलिए इस अप्रोच का नाम भी क्या रखा है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। यानी इस अप्रोच में जिस चीज को बेस बनाया जा रहा है वो किससे बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट। तो इसलिए इस अप्रोच का नाम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच रख दिया। इसके बरक्स जरा अब इधर देखें और बताएं, इस अप्रोच में फ्यूचर के नुकसान का अंदाजा किस चीज के बैलेंस पर लगाया जाएगा, और बताएं इसकी नेचर क्या है। अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, और नेचर क्या है इसकी जनाब, इसकी नेचर है एसेट। एसेट। तो भाई बैलेंस शीट जब जब बिल्कुल सही, एसेट और करंट एसेट। और जब मैंने कह दिया कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में, इनकम स्टेटमेंट में कितने हेड्स होते हैं अकाउंटिंग के, दो, एक इनकम और एक एक्सपेंस। तो अब कितने हेड बचे, तीन बचे, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो मेरे बच्चों बैलेंस शीट में एसेट आते हैं ना, तो इसीलिए जब हम एक ऐसी चीज को बुनियाद बनाएं जिसका ताल्लुक किससे हो, बैलेंस शीट से, तो हम उस अप्रोच का नाम भी क्या रख देते हैं, बैलेंस शीट अप्रोच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आई फर्मली बिलीव कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया है, आपको पता चल गया है कि हम फ्यूचर के लॉसेस को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये समझाने की कोशिश भी की कि बैड डेट एक्सपेंस और मैचिंग प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं। तो आइए ज़रा थोड़ा सा इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए इसके ऊपर, और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा करते हैं, मैं बहुत बोल चुका हूँ ना, तो आज मैंने सोचा था मैं कम बोलूँगा। तो चलो महजेब आप पढ़ो इसे। ओके भाई, महजेब का इंटरनेट का सीवियर इशू है, तो इसको पढ़ेंगे अब जनाब आदि अपना तला भाई पढ़ेंगे। तला भाई आप इसको पढ़िए, शाबाश। इस पैराग्राफ सर ये बैड डेट्स वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट कर दिया मैंने, जरा पढ़िए प्लीज, इत्मीनान से पढ़िए, जरा रुक रुक के ठहर के समझने वाले अंदाज में। आप यानी आप ये मत समझें कि आप रीडिंग कर रहे हैं या आप किसी को सुना रहे हैं, आप इसको अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो अब आप अपने लिए बस आवाज में पढ़ रहे हैं, पढ़िए। जी सर ठीक। Matching principle requires that revenues must be matched against related expenses for a specific accounting period. If the due from the customers cannot be allowed, these logically become expense and should be matched against the sale of that accounting period that recognize revenue. वही वाली बात है जो मैंने की, बस आपने एक जगह पढ़ते हुए मिस्टेक की, वो कैन नॉट बी कलेक्टेड था तो आपने उसको गलत पढ़ा, कोई बात नहीं। लेकिन देखें, मैंने कहा था कोशिश करें कि इसको इस अंदाज से पढ़ें कि आप इसको समझ रहे हैं। तो बस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू मैच हो रिलेटेड एक्सपेंस से उसी पीरियड के, ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है। और अगर हमने कस्टमर से पैसे कलेक्ट करने थे और अभी तक कलेक्ट नहीं किए, तो लॉजिकली ये खर्चा बन सकता है, नुकसान हो सकता है, और इसे मैच करो उसी साल की सेल से, सेल ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड जिसमें तुमने इसे, इस सेल को अपना रेवेन्यू का है। मैं भी तो ये बात कह रहा हूँ कि अगर हमने इस साल 10 लाख रुपए का सामान बेचा है और हमें लगता है कि उसमें से हमें 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, तो 10 लाख को इनकम भी तो इसी साल का है, तो 2 लाख को नुकसान भी इसी साल का हो। दिस इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम क्लियर हैं। अब हम जा रहे हैं एक डिफरेंट टास्क की तरफ। जर्नल एंट्रीज बिल्कुल हमने पढ़नी है, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे आपको। तो पहले ये 1 2 3 और 4 4 5 एंट्रीज देख लें, उसके बाद ये 6 मैंने कल बताई थी, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन फिर हम जाएंगे वीडियो लेक्चर्स की तरफ और ज़रा आज वीडियो लेक्चर एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री देख लें। नाइस साहब अगर आप हमारे साथ हैं तो बड़ी तवज्जो रखिएगा, क्योंकि ये 5 एंट्री मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बोलूँगा। बाकी सारे जो हैं वो मैं खुदा न खास्ता आपको डीमोरलाइज नहीं कर रहा या मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा। मुझे पता है कि आप ज़हीन इंसान है, लेकिन क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है तो आप थोड़ा सा तवज्जो रखें। एंट्री टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल, जब हम उधार पे सामान बेचते हैं तो क्या एंट्री बनती है, तो कहता है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, यानी हमारे पास कस्टमर का प्रॉमिस आता है, रिसीवेबल की नेचर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। और क्योंकि हमने मर्चेंडाइज बेची है और उसके बेचने को हम कहते हैं सेल, सेल को हम अपनी कहते हैं इनकम, और इनकम बढ़े तो क्रेडिट। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया उधार पर बेचने के अमल को।
उसके बाद कहता है एंट्री टू रिकॉर्ड कैश सेल, ये तो बहुत ही सिंपल है, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एंट्री टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, वो कस्टमर जिसे हमने उधार पर सामान बेचा था, बेचा है नहीं, बेचा था, अब हम उससे कैश कलेक्शन कर रहे हैं। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर का मतलब है वो शख्स जिसको हम सामान बेच चुके हैं और आज हम उससे पैसे ले रहे हैं। तो जब हम उससे पैसे लेंगे तो कहेंगे कैश डेबिट और उसका प्रॉमिस हमारे पास से चला जाएगा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, अगर हमने उससे 10 लाख रुपए लेने थे और वो हमें आके दे रहा है अभी फिलहाल 5 लाख रुपए, तो हम 5 लाख रुपए से कैश बढ़ा लेंगे और 5 लाख रुपए से उसका प्रॉमिस हमारे पास से चला जाएगा, तो प्रॉमिस का बैलेंस ऑटोमेटिकली हमारे पास रह जाएगा 5 लाख रुपए। हम कहेंगे अभी भी हमें उससे 5 लाख रुपए लेने हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अच्छा, अब एंट्री नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और 4 को, बल्कि 4 पे जाने से पहले मेरा ख्याल है कि मैं 3 में एक कंडीशन लगा देता हूँ। और वो कंडीशन क्या है, आप बहुत गौर से सुनेंगे, ठीक है? और अगर समझ नहीं आया तो आप बड़े इत्मीनान से पूछिएगा। मेरे बच्चों, हमें एक कस्टमर से लेने थे टोटल 10,000 रुपीज़। वो आया हमारे पास और कहता है हाँ भाई कितने पैसे हैं? हम कहते हैं 10,000, लाओ शाबाश दे दो। वो कहता है अरे यार थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो दे दो, मैं देखो जल्दी आ गया पैसे देने। हम कहते हैं जाओ यार, इस शक्ल पे हमने तुम्हें 100 रुपये डिस्काउंट दिया। लेने थे कितने? 10,000, लेकिन कैश कितना आया? 9,900। तो अब हमने कैश को इंक्रीज करना है। ऐसी सूरत में कैश इंक्रीज होगा, कैश की नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट। समझ आ गया? अच्छा, अब मसले की बात यह है कि कैश तो इंक्रीज हुआ 9,900, लेकिन क्योंकि कस्टमर ने हमें देने थे 10,000 रुपीज, तो उसका प्रॉमिस तो हमारे पास से पूरे 10,000 का जाएगा ना। अब हो सकता है कोई बोले सर क्यों, वो तो 9,900 दे रहा है। तो भाई क्या वो 100 रुपीज बाद में देगा? नहीं, वो कह रहा है कि बस ये फुल एंड फाइनल है, मैं इसके बाद कोई पैसे नहीं दूंगा। वो हमें 9,900 रुपए दे रहा है, बल्कि वो भी अपनी मर्जी से नहीं, हमने उसे कहा है कि चलो ठीक है 100 रुपए हमने तुम्हें छोड़े। तो उसका प्रॉमिस तो फिर हमारे पास से पूरा ही खत्म होना चाहिए ना। तो कितने का प्रॉमिस था? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल? 10,000। 10,000। तो अकाउंट रिसीवेबल की जो है, अकाउंट रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000, कैश वुड बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 9,900, and a new account will be involved in this entry, that is sales discount. Discount. And sale discount will be recorded in debit side. 100 rupees. Why it will be recorded in debit side? Because sales discount nature is Contra income. contra income. When income increase, it recorded in credit side, while the contra income increase, it recorded in debit side. Debit side. माय डियर स्टूडेंट्स, आप उसे डेबिट में रिकॉर्ड कर लेंगे सेल्स डिस्काउंट को, और 100 रुपीज अमाउंट होगी, आपकी एंट्री बैलेंस हो गई। नाउ वी मूव ऑन टू एंट्री नंबर 4, दैट इज रिलेटेड टू सेल्स रिटर्न। तो डेफिनेटली हु इज गोइंग टू रिटर्न यू? डेफिनेटली द पर्सन टू होम यू हैव सोल्ड गुड्स। आपने जिसे गुड्स बेची थी वही आपको वापस कर रहा है। तो जब आपने गुड्स बेची थी तो किस पर बेची होंगी? पॉसिबिलिटी तो दो है ना, कैश पर भी बेच सकते हैं और उधार पर भी। लेकिन जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि जब हम सामान किसी को बेचें और अगर वो वापस कर रहा है तो 99% ये चांस है कि यकीनन उसने सामान हमसे उधार पर लिया है। तो अब जब कस्टमर हमें सामान वापस करेगा तो इस वापस करने के अमल का नाम क्या होगा? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। और हम डेबिट में सेल्स रिटर्न लिख लेंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट करने के बाद, और डेबिट क्यों होगा? बिल्कुल सेल डिस्काउंट की तरह। सेल्स रिटर्न हमारी इनकम के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट है, और इट शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। देयरफॉर यू आर लुकिंग दिस इन डेबिट साइड on my worksheet. Sales return is recorded in debit side while account receivable is decreasing. Why it is decreasing? Because when the customer return goods to us, his or her promise will be decreased from our side. वादा तो चला गया ना उसका, अब हमारे पास उससे उतने पैसे लेने का राइट नहीं रहा। तो अकाउंट रिसीवेबल is decreasing, and account receivable nature is asset, and when asset decrease it should be recorded in credit side. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस पे भी काफी क्लियर हैं। Now we are moving to the last entry, which is entry to record sale discount allowed to customer. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस एंट्री को ऊपर ही यहाँ आपको जो है इसमें इनकॉर्पोरेट करके दिखा दिया है
कि ये एंट्री क्या है। अगर हम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ कैश कलेक्शन दे रहे हो कस्टमर को, तो ये एंट्री क्या बनी थी आपको बहुत अच्छे से याद है, कैश 9900, सेल डिस्काउंट डेबिट 100 और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, और अगर सिर्फ डिस्काउंट का जिक्र है, कोई कैश वगैरह का जिक्र नजर नहीं आ रहा, तो आप सिंपल एंट्री बनाएंगे, सेल डिस्काउंट देने से आपकी इनकम कम होगी, और जब आप डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर का प्रॉमिस ऑटोमेटिकली आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। आपने बोला ठीक है यार तुमने 10,000 देने थे ना, अब तुम आओगे ना तो 9,000 रुपए दे देना, बस चलो बात खत्म हो गई, ठीक है अब तुम आ जाना, अब ये ना करना कि और लेट कर दो। तो हमने उसको फोन पे कह दिया कि ठीक है 1,000 रुपए डिस्काउंट, तो जब हमने उसको फोन पे कह दिया तो 1,000 रुपए का प्रॉमिस ऑटोमेटिकली हमारे पास से चला गया, अभी कोई पैसे वैसे नहीं आए। तो इसका मतलब है हमने 1,000 रुपए उसको डिस्काउंट देके अपनी इनकम को कम कर दिया। तो सेल डिस्काउंट इज अगेन रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ द फर्म। तो डेबिट साइड में जनरल के आपको सेल डिस्काउंट लिखा नजर आ रहा है, और आप देख रहे हो कि अकाउंट रिसीवेबल आपके पास से चला गया 1000 रुपीज से। मेरे बच्चों ये 5 एंट्री आपके लिए नई नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ, जाती मेरा अपना ओपिनियन है कि एक बार रिपीट करने से कोई कॉन्सेप्ट खराब नहीं होता बल्कि और स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, अब अगर हम कल की बात करें तो आप याद करें मैंने आपको कहा था कि हमने 2019 के एंड पर ये एंट्री बनाई थी, आपको याद है? 2019 के एंड पर हमने ये एंट्री बनाई थी, अगर आपको याद हो। कोई एक्सप्लेन करेगा इसे जल्दी से? शाबाश, वक्त कम है। आप इसी मीटिंग में दोबारा आएंगे, ये जो लिंक आपको आया हुआ है आप इसी लिंक पे क्लिक करके फौरन दोबारा मीटिंग में आ जाएंगे। मैक्सिमम जो है आप जो है वो मेरे हिसाब से 3 मिनट का आप स्टे लीजिएगा, 3 मिनट्स का, 3 to 4 मिनट्स का स्टे दूंगा आपको। 3 to 4 मिनट्स में आप पानी पी लीजिए और आप वापस इसी मीटिंग में आएंगे, इसी लिंक पे क्लिक करके जो आपको आज रिसीव हुआ है। आप लोग मेरे साथ हैं? जी सर। हाँ, यस सर। 3 to 4 मिनट्स में आप वापस आएंगे। तो मैं 3 to 4 मिनट्स असल में आपको पानी पीने का भी टाइम दे रहा हूँ, और दूसरा मेरे पास ये जो मीटिंग रिकॉर्ड हुई है ये कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर मेरा सिस्टम प्रॉपर चलता रहेगा। मीटिंग भी हाथ के हाथ कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर बाद में मेरे लिए अपलोड करते हुए थोड़ी आसानी हो जाती है, वरना फिर मुझे एक्स्ट्रा बहुत बैठना पड़ता है सिस्टम पर, इतना बैठ के हमारी तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए। अच्छा, तो जी, who is going to discuss, who is going to elaborate, who is going to explain this entry? सर जब हमें कंफर्म हो गया था कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे तब हमने ये एंट्री रिकॉर्ड की थी। पक्का? फातिमा ये पढ़ना है क्या लिखा? नुकसान का अंदाजा लगा। जी फातिमा ये सर पढ़िएगा जो क्या लिखा? नुकसान होना था लेकिन एडजस्टिंग एंट्री ये कब बनती है? साल के आखिरी दिन। तो नुकसान का अंदाजा तो तुम्हें नुकसान कंफर्म साल के आखिरी दिन हुआ है? फिर सर ये तो आप सोचो, अब दूसरों के जवाब सुनो। चलो हाँ लाइबा, जो मोहसिन आपका नुकसान जवाब सुन होना लिया था, मैंने। जो नुकसान होना था लेकिन उसके पैसे हमने पहले से बचा लिए थे साल के आखिर में। मतलब अभी नुकसान हुआ नहीं है, एक्सीलेंट। तो हम क्या लगा रहे हैं? अंदाजा लगा। अंदाजा, एस्टिमेट। सही है फातिमा बेटा, हम एस्टिमेट। सर मैंने उल्टा बोल दिया था। बिल्कुल आपने उल्टा बोल दिया, आपने डायरेक्ट मेथड बता दिया मुझे कि नुकसान हो गया है। अगर मैं ये फर्ज कर लूं कि नुकसान हो गया तो फिर मेरे पास से कस्टमर का वादा चला जाना चाहिए, तो फिर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होना चाहिए ना, इससे बड़ी और क्या पहचान होगी? जब मुझे ये कंफर्म हो जाए कि नाउ इट इज कंफर्म दैट मिस्टर ए इज बैंकरप्ट, ही विल नॉट पे एनी मोर, तो मैं क्या करूंगा? मिस्टर ए का नाम अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। तो फिर मैं क्रेडिट में लिखूंगा ना अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए। क्या ख्याल है? ठीक है। बट इन दिस एंट्री we are estimating future loss which is not yet incurred. Agreed? अच्छा, तो मेरे बच्चों ये एंट्री कब बनाई? 2019 के एंड पर, ठीक है? ये एंट्री कब बनाई? 2019 के एंड पर। कौन से ईयर के नुकसान का अंदाजा लगाया? जल्दी बताओ, कौन से ईयर में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया? करंट ईयर 2020। शुक्रिया।
देखें, खर्चा तो मंसूर भाई इसको 2019 का ही कह दिया है, लेकिन आप मेरा जुमला ही नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ कौन से ईयर में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया है, तो नुकसान अभी हुआ तो नहीं है ना, नुकसान बिलोंग इस साल से करता है इसलिए रिकॉर्ड इस साल हो गया, लेकिन ये कौन से ईयर में होगा अगर हुआ, 2020 में हो, क्योंकि 19 के आखिरी दिन बैठे और अभी तक नुकसान हुआ नहीं। तो नुकसान तो 20 में होगा ना, उसको रिकॉर्ड 19 में कर लिया, तो आपने ये एंट्री बनाई और 2020 में आप जब नुकसान हो गया तो आपने ये एंट्री बनाई। याद आ गया?